सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बांसुरी पुस्तक का कक्षा 7वीं का पाठ 7 सामान बाहर तो फेंकिए पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। पाठ पढ़ने से पूर्व आपको एक गतिविधि दी गई है जिसमें कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं। इन सामानों में से आपको जो सामान आप अपने घर रखना चाहते हैं उस पर सही का निशान लगाना है और जो सामान नहीं रखना चाहते उसके ना रखने का कारण भी बताना है। यह गतिविधि आप स्वयं करेंगे। आइए हम पाठ पढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं देख रहा हूं कि श्रृंगार मेज पर आंवले के बढ़िया तेल की एक खुली शीशी रखी है और उसी शीशी के 5 बंद डिब्बे। मन में आया, इन लोगों को परिग्रह की कैसी आदत हो गई है। कोठी के बाहर दुकान है, फिर भी 6 शीशियां एक साथ खरीदी हो गई हैं। एक काम आ रही है, 5 बंद पड़ी हैं। यहां आप देखेंगे एक श्रृंगार मेज, एक ड्रेसिंग टेबल है जिस पर एक आंवले की तेल की बोतल खुली हुई है और उसके साथ 5 बंद डब्बे नए रखे हुए हैं, अर्थात 6 डब्बे एक साथ खरीदे गए हैं। तो ऐसे में कवि कह रहे हैं कि ये कैसी आदत है। परिग्रह मतलब संग्रह, एक साथ इकट्ठा करना। तो वह कह रहे हैं कि ये कैसी आदत है कि एक साथ इतनी सारी डब्बियां खरीदी गई है, इनका क्या काम है। देवी जी से पूछा, यह एक शीशी कितने दिन चलती है आपके यहाँ। बोली, बाबूजी तो जुल्फे बंगाल ही लगाते हैं, मुझे यह 1 महीने काम दे जाती है, अर्थात एक शीशी 1 महीने चलती है। फिर भी एक साथ 6 शीशियां खरीद ली गई हैं। मैं सोच तो रहा ही था, उलझ भी गया। एक शीशी 1 महीने चलती है तो 6 शीशियां चलेंगी 6 महीने। अजीब बात है कि लोग 6 दिन के लिए गेहूं नहीं खरीद पाते, ये 6 महीने के लिए तेल की शीशियां खरीदती हैं। न रहा गया तो जरा घुमा कर पूछा, 6 महीने में यह तेल कुछ उतर नहीं जाता क्या। यहां पर लेखक को अजीब लग रहा है कि वह 6 शीशियां एक साथ खरीद रही हैं। तो ऐसे में हमें देवी जी से पूछ भी लेता है कि क्या 6 महीने में ये शीशियां खराब नहीं हो जाएंगी। वे मेरा प्रश्न नहीं समझी और समझती सी बोली, 6 महीने का मुझे क्या पता। मुझे क्या आपने कोई तेल परीक्षक समझा है। परीक्षक का अर्थ होता है परीक्षा लेने वाला, अर्थात उसने तेल तो खरीद लिया है लेकिन उसे यही नहीं पता कि क्या यह तेल 6 महीने चल पाएगा या इन 6 महीनों में तेल की बोतल खराब हो जाएगी। 6 महीने का आपको क्या पता, पर 6 महीने का तेल तो आपने खरीद कर रख छोड़ा है, मैंने जोर से कहा। आश्चर्य से बोली, मैंने 6 महीने का तेल रख छोड़ा है, कहां। 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने उस शीशी के साथ वे 5 डिब्बे भी गिन दिए तो वे ठहाके से हंसी और दोहरी होकर बोली, अजी भाई साहब, ये तो खाली डिब्बे हैं। लेखक को लग रहा था कि वह तेल की नई बोतलें रखी हैं, लेकिन इन देवी जी ने लेखक को तो और भी हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, इसमें तेल नहीं, ये तो खाली डिब्बे हैं। अब खाली डिब्बे क्यों रखे गए। लेखक और परेशान हो गए। खाली डिब्बे तो खाली डिब्बे क्यों रखे हैं आपने। मैंने पूछा तो बोली, शीशियां आई काम में लग गई, डिब्बे पड़े हैं। और वे शीशियां कहां गई। मैंने पूछा। किसी संपादक को अपने घर बुलाना भी एक मुसीबत है, वे बोली और मुझे पास के कमरे की ओर ले जाती हुई बोली, लीजिए ये रखी हैं शीशियां। बिना किवाड़ों की एक बड़ी अलमारी और उसमें तेल की 10-15 शीशियां। पर मैं देख रहा हूं कि वहां ये 10-15 शीशियां ही नहीं है, कोई 100 शीशियां हैं, छोटी सी भी और स्वामी बोतलानंद भी, अर्थात छोटी भी और बड़ी भी।
बहुत सी खाली, बहुत सी भरी, कुछ अध भरी, कुछ में 10-5 बूंदे द्रव के ही थे। अर्थात इतनी बोतलें थी कि कुछ तो बिल्कुल खाली थी, कुछ पूरी भरी थी, कुछ में थोड़ा सा द्रव था। द्रव मतलब लिक्विड। यह शीशियों की कॉन्फ्रेंस क्यों जोड़ी है आपने यहां? मैंने पूछा। बोली, यूं ही पड़ी है, मैं क्यों जोड़ती कॉन्फ्रेंस? लेखक ने यह पूछने का प्रयास किया कि इतनी सारी शीशियां क्यों इकट्ठी की है। इस पर उन्हें जवाब मिला कि मैंने नहीं की, ये तो यूं ही पड़ी हैं। इस पर लेखक ने पूछा, आप इन्हें कबाड़ी को बेच दे तो कई रुपए मिले और नौकर के हाथ अस्पताल भिजवा दे तो पुण्य। मैंने कहा, मुझसे ये सब झमेले नहीं होते, पड़ी है तो बस पड़ी है। यह उनका उत्तर था। अर्थात वो इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देती। मैंने सोचा, ये कैसी मानसिक दरिद्रता है कि घर में कूड़ा भरा है तो कोई बात नहीं, पर डिब्बों का बाहर फेंकना और शीशियां उठवा देना एक झमेला है। दरिद्रता का मतलब होता है गरीबी। मानसिक दरिद्रता का मतलब है जो दिमाग से सही प्रकार से सोच ही नहीं पा रहे, जो मानसिक रूप से गरीब है कि घर का कूड़ा तो खाली नहीं कर रहे और लगे हैं शीशियों को इकट्ठा करने में। उसी दिन एक मित्र के यहाँ चाय पीने गया। जरूरत के लिए घर के पीछे आंगन में जाना पड़ा तो देखता हूं कि आंगन के एक कोने में 6-7 कांच के गिलास रखे हैं। यहां गिलास क्यों? गौर से देखा तो एक भी गिलास बिन फूटा नहीं। किसी की तली में छेद तो किसी के किनारे टूटे फूटे हुए। घर की मालकिन से पूछा, आप इन फूटे गिलासों का क्या उपयोग करती हैं? मुझे उन्होंने इस प्रकार घूरा जैसे एक विद्वान किसी मूर्ख को घूरता है और फिर संभल कर कहा, इनका मैं क्या उपयोग करती? लेखक ने यह बात पूछी जिस पर घर की मालकिन ने उन्होंने अजीब तरीके से देखा, जबकि उन्होंने अपने घर पर ही टूटे फूटे गिलास इकट्ठे किए हुए थे। फिर ये कहा, क्यों रखे हैं? नम्रता से मैंने नया सवाल किया तो मालकिन साहिबा शिकंजे में बोली, हैं वैसे ही पड़े हैं। फेंकने की चीज को रख रखा है तो हैं को छोड़ और क्या कहें। अर्थात वह कुछ सही तरीके से कह ही नहीं पा रही थी क्योंकि उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने फेंकने की चीज को अपने घर में क्यों रखा हुआ है। खाट के टूटे पांवे, टूटी कुर्सियां, तस्वीरों के खाली चौखटे, बेकार डिब्बे, फूटे बर्तन, फटे कपड़े, पुराने अखबार, बेकार ट्रंक, संदूक, मेजें, टूटी चिके और जाने क्या क्या हमारे घरों में बेकार भरा रहता है। बहुत सी चीजें तो ऐसी होती है कि उनका नाम और उपयोग भी हम नहीं जानते। पता नहीं कब से क्यों हमारे घर में किसी कोने में दुबकी सी पड़ी होती है। हर कोठी या हवेली में एक सजा हुआ बैठक खाना होता है। बैठक खाना क्या होता है बेटा? जहां सब बैठते हैं, जिसमें आमतौर पर मेहमानों से मुलाकात की जाती है। अपनी हैसियत से बढ़कर ही हर आदमी इसे सजाता है, संवारता है, पर यह सजावट आमतौर पर बेवकूफियों की नुमाइश होती है। एक पुराने रईस हैं, उनके पिता कभी दिल्ली दरबार के जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी का एक बड़ा फोटो खरीद कर लाए थे। वह अब भी लगा है, पर बेटा जान, ये उनके पास ही पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी पत्नी का भी एक चित्र लगा दिया है। उनकी पत्नी ने अपने विवाह की 2 बड़े फ्रेम की फोटो भी वहीं लगा दी है। अब आप सोच सकते हैं कि वह दीवार बेचारी कैसी लग रही होगी। यहाँ पर लेखक आपको बता रहे हैं कि लोगों को अपने घरों में कबाड़ इकट्ठा करने की आदत है, चाहे उन चीजों का प्रयोग हो या ना हो, परंतु वह सब एक साथ इकट्ठा करते रहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं चाहे उनकी जरूरत हो या ना हो, पर इकट्ठा सब करेंगे। फर्नीचर में बाप का खरीदा पुराने ढर्रे का विशाल बदरंग सा सोफा भी है और बेटे का लाया नए फैशन का सोफा सेट भी। बाप के खरीदे कागज के फूल, जिनके रंग ही नहीं कागज भी उड़ गए हैं, अभी भी रखे हैं क्योंकि वो उन्हें फेंकना नहीं चाहते। शेर की एक खाल भी दीवार पर टंगी है।
उसके बाल उड़ गए हैं, पर शेर का मुंह अपने बचे हुए दांत और जीभ दोनों खो चुका है। अर्थात किसी भी चीज की चाहे कितनी बुरी हालत हो, हम उसे अपने घरों में संभाल के रखते हैं और सजावट के लिए प्रयोग करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बेकार की चीजों को, कबाड़ की चीजों को घरों से बाहर फेंक देना चाहिए। यही बात कवि अपने इस चैप्टर में हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन बैठक खानों में पुराने पिताओं का यह प्रभाव नहीं है, वहां एक दूसरा रोग है, सामान की भरमार। बाबूजी जहां जाते हैं कुछ खरीद लाते हैं बिना जरूरत, और उसकी जगह वह सामान खुद जाने। चीज आ जाती है तो कहीं ना कहीं धर ही दी जाती है, पर इससे बैठक खाना हमारी सुरुचि का संग्रहालय ना होकर कबाड़ी की दुकान जैसा भी बन जाता है। अर्थात जहां से जाते हैं वहीं से सामान खरीद लाते हैं, चाहे उसकी जरूरत हो या नहीं। और ऐसे में जहां बैठक खाने में हमें कुछ चीजें लगानी चाहिए, वहीं हम कबाड़ी की दुकान की तरह उसमें सब कुछ भरते जाते हैं। बहुत वर्ष बीते, मैं एक अंग्रेज मित्र के यहाँ गया। कोठी पर पहुंचा तो हल्की बूंदें पड़ रही थी। जहां मैं तांगे से उतरा, वहीं बाहर एक खूबसूरत लकड़ी का बुक शेल्फ और उसके पास ही कुछ और चीजें रखी थी। मैंने समझा ये भूल से रह गई है यहाँ। मिलते ही मैंने मित्र का ध्यान उधर खींचा तो बोले, वे सब तो कबाड़ी के लिए है, आज उसके आने का दिन है, आएगा ले जाएगा। अब देखिए यहां इन्होंने बात की है एक अंग्रेज मित्र की। पहले इन्होंने बताया कि सामान्यतः किसी के घर ये खाने पर गए तो इन्हें कैसा लगा। आज ये अपने अंग्रेज मित्र की बात बता रहे हैं कि जब ये उनके घर गए तो इन्होंने देखा एक खूबसूरत लकड़ी का बुक शेल्फ उनके घर से बाहर रखा था। इन्होंने जब पूछा कि बाहर क्यों रखा है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि है कबाड़ी के लिए है। अर्थात वो चीजों को संभाल नहीं रहे हैं, वो बेकार चीजों को घर से बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन हम उन सब चीजों को अपने गले लगाकर घरों में भर रहे हैं। पर यह खूबसूरत बुक शेल्फ आप कबाड़ी को क्यों दे रहे हैं? मैंने पूछा तो बोले, मैं पहले जिस कोठी में था वहां अपनी मेज के पास की जगह भरने के लिए इसे बनवाया था, पर इस कोठी में मेज के पास तो खुली जगह है, वहां यह फिट भी नहीं होता। यहाँ के लिए दूसरी तरह का इससे दुगना बड़ा बनवाया है, ये किसी और के काम का हो सकता है, अतः इसे कबाड़ी वाले को देना चाहता हूं। हम में से कोई होता तो उसे कहीं ना कहीं ठूस कर रखता, पर यह कोई तरीका नहीं है सजावट का कि चीज के लिए जगह जबरदस्ती बनाई जाए। सही तरीका तो यही है कि जगह के लिए सही चीज लाएं। मेले ठेले में जहां सब जो खूबसूरत सी चीज दिखी खरीद लें, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जरूरी चीज हो वही लानी चाहिए। यह कोई तरीका नहीं है ऑनलाइन या दुकान पर सेल लगी है, सस्ता है खरीद लो। वास्तव में हर चीज अपनी जगह पर ही फिट होती है। ठूस ठास हमारी समृद्धि का नहीं, हमारी मानसिक दरिद्रता का ही प्रमाण पत्र है। अर्थात जरूरत नहीं है तो भी उस सामान को मत खरीदो। अपने घर की स्वच्छता के लिए, वहां का वातावरण सुरुचिपूर्ण रखने के लिए एक गांठ बांध लीजिए कि बिना जगह जाने कभी कोई चीज नहीं खरीदेंगे, भले ही वह कितनी ही सुंदर क्यों ना हो। आप अपने पलंग पर संसार के सर्वश्रेष्ठ चित्र को सजा लें तो कोई समझदार आपको क्या कहेगा। और दूसरी गांठ यह है कि हमारे घर में जो कुछ फालतू और बेकार है, हमारे काम की नहीं है, वह चीज किसी भी सुंदर हो, इस रविवार को कबाड़ी के घर चली ही जाएगी। अर्थात जिसका काम नहीं है, जो व्यर्थ है, उसे रखने का कोई फायदा नहीं, उसे कबाड़ी को दे दीजिए। आपके यहाँ जो फालतू है वह यदि दूसरों के यहाँ आवश्यक हो और आप उन्हें वह भेंट कर दे तो यह और भी सुंदर होगा, क्योंकि जिसकी जरूरत है कम से कम उसके लिए तो काम आ ही जाए। तो रविवार का यह आवश्यक काम हर रविवार को याद अवश्य रखिए। तो इस तरह कवि ने हमें समझाया कि हमारा एक काम यह भी होना चाहिए कि घर में पड़े व्यर्थ सामान को घर से बाहर फेंकिए और घर में प्रयोग होने वाले सामान को ही घर में रखिए, और यह काम हर रविवार से रविवार तक होना चाहिए। यह कहानी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने लिखी है और इसमें हमें वह यही संदेश देते हैं कि बेकार
और व्यर्थ के सामान को घर में इकट्ठा मत कीजिए। केवल उपयोगी और सही सामान को अपने घर में जगह दीजिए।